अच्छा जनाब, अब हम देखते हैं कि रेवेन्यू का हमारा ग्राफ कैसा बनता है। देखिए, जो रेवेन्यू का ग्राफ होता है वैसे तो वो इतना डिटेल में देखने की ज़रूरत है नहीं, बस मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। रेवेन्यू का जो ग्राफ होता है वो बनता है इन्वर्टेड यू शेप्ड, और कभी भी अगर कोई ग्राफ इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है तो उसके टॉप पर जो ग्रेडियंट होता है वो ज़ीरो होता है, और उससे पहले ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल +2, +4, +6। बाद में ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, -2, -4, -6। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। अगर ये रेवेन्यू का ग्राफ है, अगर रेवेन्यू का ग्राफ है तो यहाँ पर रेवेन्यू और यहाँ पर यूनिट्स होंगे। अगर वाई का ग्राफ होता तो यहाँ पर वाई होता, यहाँ पे एक्स होता। अगर y इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ होता तो उसका जो डेरिवेटिव है वो कहलाता है dy/dx, और वो डेरिवेटिव या dy/dx या ग्रेडियंट पहले पॉजिटिव होता, फिर ज़ीरो होता, फिर नेगेटिव होता। अगर ये रेवेन्यू का ग्राफ है, रेवेन्यू का ग्राफ जो होता है उसकी भी जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होती है। उसका डेरिवेटिव मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है, और इफेक्टिवली ये वैल्यूज जो है ना, ये मार्जिनल रेवेन्यू की ही वैल्यूज हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? अगर x 1 से इंक्रीज होगा तो y कितने से इंक्रीज होगा? ये हमें dy/dx या डेरिवेटिव बताता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल +6 आपको ये बता रहे हैं कि लेट से अगर आप 2 यूनिट्स बना रहे थे, उसकी जगह अगर आप अब 3 यूनिट्स बनाओगे तो आपका जो रेवेन्यू है वो 6 से इंक्रीज हो जाएगा। या अगर आप 3 यूनिट्स बना रहे थे और अगर आप 4 यूनिट्स बनाओगे तो आपका रेवेन्यू जो है वो 4 से इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप 4 यूनिट्स बना रहे हो और अगर आप 5 यूनिट्स बनाओगे तो आपका रेवेन्यू 2 से इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब मैं दोनों ग्राफ्स को जो है ना वो मर्ज कर रहा हूं, यानी कि रेवेन्यू और कॉस्ट। यहां पर मेरे पास ये यूनिट्स हैं, यहां पर मैं रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों का ग्राफ बनाता हूं। लेट्स से ये कॉस्ट का ग्राफ है। टोटल कॉस्ट का ग्राफ जनरली स्ट्रेट लाइन होता है, बिकॉज एक स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट का अमाउंट पे करना, और आप जितने मजीद या जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे उतनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट की वजह से टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, एक ये और ग्राफ बनाते हैं हम। टोटल रेवेन्यू का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब ये वाला जो पॉइंट है 1 और ये वाला जो पॉइंट है 2, यहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से ये 2 यूनिट्स हैं और 2 यूनिट्स पर ये वाली वैल्यू है 500, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 यूनिट्स में बनाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू भी 500 है, मेरी कॉस्ट भी 500। बिकॉज यहां से अगर मैं रीड करूंगा ब्लैक लाइन तो रेवेन्यू वाली लाइन भी 500 पर है और कॉस्ट वाली लाइन भी 500 पर है, यानी कि ये पॉइंट होगा ब्रेक इवन पॉइंट। चैप्टर नंबर 1 ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता था कि जिसपे कंपनी को ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। इसी तरह से अगर मैं इस स्पेसिफिक पॉइंट की बात करूंगा, लेट्स से ये है 22 यूनिट्स और फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू है 1000, तो अगेन ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा, बिकॉज यहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है। कंपनी को प्रॉफिट तब होता है जब रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा हो, कंपनी को लॉस तब होता है जब रेवेन्यू कॉस्ट से कम हो। तो अगर इस ग्राफ की बात करें ना, मैं अगर इन लाइंस को मिटा दूं,
देखो जो रेवेन्यू की लाइन है वो इन्वर्टेड यू शेप्ड है, जो कॉस्ट की लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। अगर फॉर एग्जांपल लेट से यहां की बात करते हैं, लेट से ये 8 यूनिट्स है और 8 यूनिट्स पे लेट से ये वैल्यू जो है ना वो मेरी कॉस्ट की वैल्यू है और कॉस्ट है लेट से मे बी यहां पर 600, ऐसे एज्यूम कर रहा हूं। और 8 यूनिट्स पर मेरा जो रेवेन्यू है वो है फॉर एग्जांपल मे बी 850। अगर मेरे रेवेन्यू की लाइन कॉस्ट की लाइन से ऊपर है, ये रेवेन्यू वाली लाइन है ना और ये कॉस्ट वाली लाइन है, अगर रेवेन्यू की लाइन कॉस्ट की लाइन से ऊपर है तो मेरी कंपनी प्रॉफिट्स पर होगी। यानी कि इस स्पेसिफिक सिनेरियो में जो मैंने एग्जांपल बनाई है उसमें अगर मैं 8 यूनिट्स बनाता हूं तो मेरा रेवेन्यू 850 होगा, मेरी कॉस्ट 600 होगी एंड देयरफॉर मुझे 250 का प्रॉफिट होगा। अच्छा, जितना मैं आगे जाता रहूंगा उतना ये गैप इंक्रीज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये लेट से ऐसे ही एग्जाम्पल 12 यूनिट्स हैं और फॉर एग्जाम्पल ये कॉस्ट की वैल्यू होगी बिकॉज ये कॉस्ट की लाइन और ये 850 कह लो, और लेट से ये वाली वैल्यू जो है ना ये है मे बी 1500। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना होगा? अब मेरा प्रॉफिट होगा 1500 माइनस 850 विच इज मेरा प्रॉफिट होगा 650। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। ठीक है, 1500 माइनस 850। बात को समझ रहे हो? तो अगर कंपनी 12 यूनिट्स बनाती है कंपनी प्रॉफिट्स पर है, अगर 8 यूनिट्स बनाती है तो प्रॉफिट्स पर है। और एक और बात ये समझ में आ गई कि जितना इन दोनों लाइंस के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होता है उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ की बात करें, अब यहाँ पर लेट से ये है मे बी 20 यूनिट्स और ये एक रेवेन्यू की वैल्यू है विच इज़ लेट से 600 और ये एक कॉस्ट की वैल्यू है लेट से विच इज़ 1500। यहाँ पर कंपनी लॉसेस में होगी बिकॉज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट विल मीन नेगेटिव 900। ठीक है, यहाँ पर कंपनी लॉस में इसलिए है क्योंकि उसकी टोटल कॉस्ट की लाइन उसकी टोटल रेवेन्यू की लाइन के ऊपर है। उसकी टोटल कॉस्ट वाली लाइन उसके टोटल रेवेन्यू वाली लाइन के ऊपर है विच मीन्स कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि यार जो कॉस्ट और रेवेन्यू की लाइन है अगर उन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाता है ना तो मेरा प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं। अगेन ये हमारी कॉस्ट की लाइन हो गई, ये हमारी रेवेन्यू की लाइन हो गई और मैं फॉर एग्जाम्पल इस स्पेसिफिक लोकेशन पर लेट्स से 5 यूनिट से 4 यूनिट से 6 यूनिट से जितने भी हैं 5 यूनिट्स बना रहा हूं। ये नीचे मेरी कॉस्ट है, ऊपर मेरा रेवेन्यू है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरा जो रेवेन्यू है वो है 300 और मेरी जो कॉस्ट है वो है 280 विच मीन्स कि मुझे कितने का प्रॉफिट है? 20 का प्रॉफिट है। अगर मेरा रेवेन्यू 300 है और मेरी जो कॉस्ट है वो 280 है तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 20 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, अगर मैं लेट से ये कह दूं कि मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू है ना वो है 15 विच मीन्स कि अगर मैं 5 के बजाय 6 यूनिट्स बनाऊंगा 5 के बजाय मैं 6 यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरी जो कॉस्ट है वो 15 से इंक्रीज होगी। और मार्जिनल कॉस्ट क्या है? ये जो टोटल कॉस्ट की लाइन है इसका डेरिवेटिव या इसका ग्रेडियंट इज मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, जो रेवेन्यू की लाइन है लेट से उसका यहां पर जो MR है, जो मार्जिनल रेवेन्यू है, जो ग्रेडियंट है वो है 20। यानी कि अगर मैं एक और यूनिट बनाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू 20 से इंक्रीज होगा। तो क्या मुझे एक और यूनिट बनाना चाहिए अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है? यस, बिल्कुल बनाना चाहिए बिकॉज अगर मैं एक और यूनिट बनाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू 320 पर चला जाएगा और मेरी जो कॉस्ट है ना वो 295 पर चली जाएगी और मुझे 25 का प्रॉफिट होगा, पिछले से 5 रुपए ज्यादा। तो मैं 6 यूनिट्स पर आ गया। अब टोटल कॉस्ट की लाइन एक स्ट्रेट लाइन है
यानी कि यहां पर भी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 15 ही होगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू 20 से कम होगा, बिकॉज जैसे ही मैं टॉप पॉइंट पर जाता रहता हूं मेरा ग्रेडियंट कम होता रहता है। टॉप पॉइंट पर ग्रेडियंट 0 होता है, विच मीन्स मार्जिनल कॉस्ट 0 होगी। लेट्स से यहां पर मेरा MR जो है ना वो है 17। क्या मुझे एक और यूनिट बनाना चाहिए? यस, मुझे एक और यूनिट बनाना चाहिए, बिकॉज अगर मैं एक और यूनिट बनाऊंगा मेरे खर्चे 15 से इंक्रीज होंगे, 295 से वो चले जाएंगे 310 पर, और मेरे रेवेन्यू की जो वैल्यूज हैं वो 320 से 17 से इंक्रीज होकर 337 पर चली जाएंगी, 17 से इंक्रीज होंगी। तो अगेन अगर ऐसा होगा तो 337 माइनस 310 इज 27। आपको 27 का प्रॉफिट होगा जो पिछले से ज़्यादा है। मैं 7 यूनिट्स पर आ गया। 7 यूनिट्स पर अगेन मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो 15 है, और मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना वो 15 है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? 14 हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, फिर 8 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। लाइक कम होते होते ये तो ऑब्वियसली मैंने इतना प्रोपोर्शनल नहीं बनाया, कम होते होते टॉप पॉइंट पर उसने 0 हो जाना होता है मार्जिनल रेवेन्यू ने। अब देखो 15 और 15 है, अगर मैं यहां पर रुक जाऊंगा, मैं ये कहूंगा कि यार 7 यूनिट्स बना लो, 7 यूनिट्स पर भी हमारा प्रॉफिट 27 होगा, बिकॉज खर्चे भी 15 से बढ़ेंगे और रेवेन्यू भी 15 से बढ़ेगा। लेकिन उससे और फर्दर अहेड नहीं जाऊंगा, बिकॉज उससे आगे जाने का मतलब यह है कि अगले यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट 15 होगी जबकि उसका मार्जिनल रेवेन्यू 14 होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं और आगे जाऊंगा, देखो 337 और 310 पर तो हम पहुंच गए थे ना 6 यूनिट्स पर, 7 यूनिट्स पर 15 दोनों ज्यादा हैं, तो 337 प्लस 15 इज 352 और 310 प्लस 15 इज 325। प्रॉफिट अगेन कितना है? 352 माइनस 325 विच इज 27। अब अगर मैं 8 यूनिट्स पर जाता हूं तो मेरा रेवेन्यू सिर्फ 14 से इंक्रीज होगा, मेरी कॉस्ट है वो 15 से इंक्रीज होगी। 14 से रेवेन्यू इंक्रीज होगा विच इज 352 प्लस 14 विच इज 366, लेकिन जो कॉस्ट होगी वो 325 प्लस 15 विच इज 340, विच मीन्स के प्रॉफिट 26 पर चला जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर कभी भी मेरी कंपनी का मकसद प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन है तो मैं वहां रुक जाता हूं वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, बिकॉज यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और जहां पर मार्जिनल कॉस्ट एक बराबर है, वहां पर मैं मैक्सिमम कमा रहा था। उसके आगे जाऊंगा तो मार्जिनल रेवेन्यू क्योंकि कम है, मार्जिनल रेवेन्यू है पॉजिटिव, यानी कि रेवेन्यू इंक्रीज जरूर होगा, लेकिन वो मार्जिनल कॉस्ट से कम है, तो मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है 14 से, कॉस्ट 15 से, तो मेरा तो प्रॉफिट फॉल होना शुरू हो जाएगा। देयरफॉर कंपनी का प्रॉफिट वहां पर मैक्सिमम होता है जहां पर कंपनी का मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार वो पॉइंट बताओ जहां पर कंपनी का रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, वो पॉइंट बताओ जहां पर कंपनी का रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। अब देखो जब सवाल ये बोले ना कि वो पॉइंट बताओ जहां पर कंपनी का रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, अच्छा ये मैंने मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 0 लिख दिया था, ये मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0 होगा ना, रेवेन्यू का ग्राफ है। अगर सवाल ये बोलते कि वो पॉइंट बताओ जहां पर कंपनी का रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, तो वो ये वाली जगह होगी, बिकॉज यहाँ पर रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है, फॉर एग्जाम्पल ये 5000 है, ठीक है। तो अगर सवाल ये बोल दे कि वो पॉइंट बताओ जहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, उसकी कंडीशन होती है कि वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 0। बहरहाल जो नल्ले बच्चे हो उन्होंने क्या करना है, एग्जाम में 2 तरह के सवाल आएंगे। एक सवाल वो आएंगे जिसमें सवाल ये बोलेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का आउटपुट बताओ, यानी कि जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम है वो पॉइंट बताओ, तो उसकी कंडीशन हाँ नल्ले बच्चों MR इज इक्वल्स टू MC। और अगर सवाल ये बोल दे कि वो पॉइंट बताओ जहाँ पर रेवेन्यू मैक्सिमम है, वो पॉइंट बताओ जहाँ पर रेवेन्यू मैक्सिमम है, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन वाली कंडीशन का सवाल हो, तो वहाँ पर MR इज इक्वल्स टू 0। इससे सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। मज़ीद चीज़ें अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं।